नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैंने आप लोगों को 50 प्रैक्टिस सेट देने का प्रॉमिस किया था। आज ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ और सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रहे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस रहे जैसे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जब आप ऐसे 50 सेट कर लोगे, देखो हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं 15 से 20 सवाल देता हूँ। जब आप ऐसे 50 सेट कर लोगे तो लगभग 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों की पेपर से पहले पहले हो जाएगी। तो इसीलिए इससे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना। 15 से 20 सवाल लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे कंप्लीट। 1 घंटे के लिए आप लोग इस वीडियो के साथ फोकस बना करके बैठो और जो भी यहाँ सवाल कराए जाए उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझो। राइट। और भाई थोड़ी सी मेहनत लगती है इन कंटेंट को बनाने में। आप देख रहे होगे यूट्यूब पर ये मेरी दिन की चौथी क्लास है। तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन कर दिया करो, कुछ कमेंट, कुछ लाइक, कुछ तो कर दिया करो। थोड़ा सा तो रहम कर सकते हो। सवाल को देखो जी। पहला सवाल ये हमारा एज रिलेटेड सवाल है। और क्या बोला गया कि अरुण और राजीव की वर्तमान आयु 3:2 है। 4 साल के बाद यह अनुपात 11:8 हो जाएगा। राजीव की वर्तमान आयु बता दो जी, क्या होगी परसेंटेज। अनुपात वाले सवाल में कैसे करना है, पहले ये अनुपात लिखेंगे हम वर्तमान वाला, फिर 4 साल बाद वाला अनुपात देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो इक्वल है क्या। तो हमने देखा कि यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, इक्वल तो नहीं है। तो हम इसको इक्वल बनाएंगे। कैसे बनेगा ये इक्वल। 11 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, इसकी गुणा मार दो इस वाले रेशो में। 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, उस 1 की गुणा मार दो इसमें 11:8 वाले में। तो जब आप गुणा करोगे तो रेशो बन जाएगा ये 9:4 का, 6 का, सॉरी, 9:6। और ये अनुपात रहेगा 11:8। अब ध्यान से देखो, 9 से 11 पे जाओगे तब भी 2 का डिफरेंस है, 6 से 8 पे जाओगे तब भी 2 का डिफरेंस है। इसी 2 की वैल्यू 4 साल के इक्वल बता रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू 2 वर्ष के इक्वल बता रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। आपसे पूछा गया राजीव की वर्तमान आयु बताओ। तो वर्तमान आयु ये थी 6 यूनिट में, 2 की मल्टीप्लाई मार दो इसमें, 12 वर्ष, डी ऑप्शन सवाल का जवाब निकल आएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम जो है वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। बताओ कैसा लगा आपको सवाल ये। कहोगे सर ये तो बहुत ही इजी टाइप का सवाल था, ऐसे ऐसे सवाल करवा दो हमें आप। अगर ऐसे ऐसे पेपर में मिल जाए तो पेपर हो जाएगा हमारा, कट ऑफ भी बहुत ऊंची जाएगी। फिर उस कट ऑफ में देखते रहना, अरे सर कट ऑफ चली गई ऊपर, हमारा तो हो ही नहीं। लेकिन ये ऐसे सवाल बिगनर्स के लिए, अगर आप बिगनर्स हो नहीं समझ में आ रहे तो भाई पढ़ के जाओ। रेशो प्रपोर्शन शुरुआत से में जो है जिनको बेसिक पढ़ना है उनके लिए 11 बजे, सॉरी 10 बजे क्लास चलती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 10 बजे लाइव क्लास लेकर के आता हूँ और सारा मैथ करा रहा हूँ उसमें बेसिक से। HCF LCM चल रहा है अभी। HCF LCM की एक क्लास और आएगी और कल शायद सैटरडे है, कल देखते हैं मैं क्लास ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो जिसको बेसिक से पढ़ना वो 10 बजे मिलो, जिसको प्रैक्टिस करनी है वो 8 बजे वीडियो को वेट करो। नेक्स्ट सवाल देखो ये वाला, इस पे आ जाओ। अब ये सवाल है भाई डिसोनेस्ट शॉपकीपर का। ये वाला सवाल है डिसोनेस्ट शॉपकीपर। डिसोनेस्ट शॉपकीपर करता ये है, कई बार लोग दुकान खोल लेते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अब थोड़े से पैसे कमाए जाए, लेकिन जो ईमानदारी है ईमानदारी से तो वो कमा नहीं पाते, तो वो बेईमानी अपनाते हैं उसमें। वो कैसी बेईमानी अपनाते हैं, वो ग्राहकों को ये बोलते हैं कि बहन जी मैं तो बिल्कुल जितने रुपए का लेके आया ना उतने रुपए का दे रहा हूँ आपको, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन वो करता ये है कि वो वजन को कम तोल देता है। अब आदमी भी खुश हो जाता है। आपने देखा होगा रील्स वगैरह में कि कोई दुकानदार बोलता है लड़कियों को कि भाई 100 रुपए के जो है 1 किलो सेब है, वो बोलेगी नहीं थोड़ा सस्ते करो, तो बोल देगा चलो 100 रुपये में मैं आपको 3 सेब दे दूंगा। तो उसको ये नहीं पता कि वो 1 किलो में 3 ही सेब बैठते हैं, बराबर तोल देते हैं उसी में ही। है ना, थोड़े से मैं जोक क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहे मुझसे क्लास में। तो भाई बात यही है कि अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवालों को हम करेंगे कैसे। सवाल में दिया गया कि एक दुकानदार अंकित वजन से 35% कम वजन का उपयोग करता है। अब 35% कम वजन का उपयोग कर रहा है तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/20। कोई दिक्कत। यानी जहां उसे 20 किलोग्राम वजन देना था वहां उसने 7 किलोग्राम कम दिया वजन। तो कितना दिया होगा, 13 किलोग्राम ही दिया होगा बस।
जहाँ उसे 20 किलोग्राम देना था वहाँ उसने 13 किलोग्राम दिया है, यानी 7 किलोग्राम का वो फ़ायदा उठाएगा। तो इस रेशो को ना आप इस तरीके से लिखना, जिस भी रेशो में गड़बड़ी कर रखी होगी तो कम वाली वैल्यू को इस साइड में लिखना और ज़्यादा वाली वैल्यू को इस साइड में लिखना। तो और ये रेशो ऐसे बन जाएगा 13:20। पहली लाइन क्लियर है सभी को? फिर आगे कहा गया कि 54 किलोग्राम गेहूं के क्रय मूल्य पर 45 किलोग्राम गेहूं बेचता है। मतलब जहां उसे गेहूं 54 किलोग्राम बेचने थे वो वहां 45 किलोग्राम ही बेच रहा है। यहाँ पर भी फायदा उठा रहा है लड़का। तो जब फायदा उठा रहा है तो कम वाली वैल्यू को इधर लिखो, 54 वाली वैल्यू को इधर लिखो, बस इतनी सी बात है। इस रेशो को क्या हम आसान भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कैलकुलेट कर लो। 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 5 से इस 20 को काट दो, 5 चौके 20। और भी सोल्व हो सकता? नहीं, आमने सामने के रेशो ही कटेंगे। ऐसा मत कर देना कि सर इस 4 और 6 को भी काट दो, इनकी तो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ तो सिर्फ 13 ही बचा है और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 24 बचा है। यानी जहाँ वो 13 रुपये का सामान लेकर के आया था, यानी कि वो 13 रुपये उसे जो है क्रय मूल्य उसका 13 रुपये हो गया, वो बेच रहा है उसे 24 रुपये का। तो कितने का फ़ायदा उठाया उसने? 11 रुपये का फ़ायदा उठाया। कितने पर? 13 पर। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 13 अट्ठे 104, 6 बचेंगे, 13 चौके 52, 84 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या कहीं? ये रहा ऑप्शन फर्स्ट। सभी को समझ में आ गया भाई? तो ऐसे होते हैं ये दुकानदार, ये ग्राहकों को बेवकूफ़ बना देते हैं। कहते हैं कि भाई उतने ही रेट पे चल रहा है हमारा, तो हमने कम वजन दे दिया, कम वजन पे पैसे कमा लिए। कई बार ऐसे भी करता है कि वो एमआरपी पर छूट दे देता है। कई बार ऐसे भी करता है छूट नहीं भी देता, एमआरपी पर ही रहता है। कई बार वो क्रय मूल्य से ज़्यादा भी बढ़ा करके बेच देता है। जैसे मान लो 50 रुपये का सामान खरीद के लेके आया और 55 का बेच रहा है, तो रेशो बस ऐसे ही लिखो सीधे सीधे। 50 रुपये का खरीद के लेके आया, 55 का बेच दिया, तो सीपी को इधर लिखो, एसपी को इधर लिखो, सीधा रेशो बना दो बस। और अगर वो बोल रहा है कि नहीं इस बार उसने तराजू में गड़बड़ कर दी है और जहां उसे 10 किलो बेचना था वहां उसने 8 किलो बेचा, तो इस वाले रेशो को उल्टा करके लिखना। बस ये ध्यान रखना है, जिस भी चीज में गड़बड़ी करी होगी उस रेशो को उल्टा करके लिखना है। तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे और फिर आप करेक्ट प्रतिशत पे पहुंच जाओगे, प्रॉफिट वाले पे। आ गया सभी को समझ में? अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मुझे कमेंट करो, और जिसको कम लग रही है वो स्पीड को बढ़ा के देख लो। अगले सवाल पर आओ। चौको छक्के का सवाल है भाई, चौके छक्के। मैच देखते हो? आईपीएल भी चल रहा है आप लोगों का। सवाल में कहा गया कि एक बल्लेबाज है, उसने 100 रन बनाए, जिसमें उसने 7 तो छक्के लगाए थे, 8 लगाए थे चौके। सवाल में पूछा गया कि कुल रन के संदर्भ में बल्लेबाज द्वारा भागकर बनाए गए रनों का प्रतिशत बता दो, क्या होगा? तो आप कहोगे सर 7 छक्के लगाए थे मतलब 42 रन तो वो यहीं से बना गया, 8 चौके लगाए थे यानी कि 32 रन यहाँ से बना गया जी। तो कितने रन बना गया? 74 रन। तो ये इसने चौके छक्के से ही बना लिए। तो भाग करके कितने रन बनाए होंगे? आप कहोगे सर 26 रन बनाए होंगे उसने भाग करके। कुल रन के संदर्भ में परसेंटेज पूछ रहा है। कुल रन 100 थे, 100 में से अगर उसने 26 रन भाग के बनाए तो इसी को मैं परसेंटेज बोलूंगा। ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ोगे? बोर नहीं होना, पूरी वीडियो देखनी है अब 1 घंटे तक, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखो जियोमेट्री का सवाल है, ट्रायंगल का, वो भी एक से बढ़कर एक सवाल मिलेंगे आपको कंप्लीट मैथ से। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं प्यारा सा। ये बना दिया हमने सुंदर सा ट्रायंगल, और ये इतना सुंदर है कि कोई ट्रायंगल ही नहीं मिल रही इसको। अब इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर रख देते हैं भाई। क्यों? ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचा होगा? 50 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से 130 तो ये 2 ही है, तो 50 बचा होगा ये। अब सवाल में कहा गया कि पी आर तो 8 सेंटीमीटर की है, क्यू आर आपसे पूछा है। कैसे करोगे? क्या दिमाग लगाओगे? आप दिमाग लगाओगे साइन रूल का। किसका? साइन रूल का। किसका? साइन रूल का। क्या है साइन रूल? साइन रूल ये कहता है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, जैसे इसका नाम दे दूं मैं ए बी सी, तो इस ए के सामने वाली साइड को हम
स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो साइन रूल ये कहता है कि सामने वाली साइड यानी कि ए अपॉन साइन ए इस साइड का और इसके सामने वाले एंगल की जया का अनुपात बराबर होगा जो दो एडजेसेंट साइड है उनके जया के अनुपात के, यानी कि बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इसके इक्वल होगा। ये होता है साइन रूल। अब यही साइन रूल हम अपने वाले सवाल में लगाएंगे, इस वाले में, सुंदर से ट्रायंगल वाले में। तो भाई जैसे मान लो एक्स निकालना मुझे, एक्स अपॉन इसके सामने कौन सा एंगल है 50, तो इसके सामने हम लिखेंगे साइन 50, और फिर जो है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके सामने वाला एंगल है साइन 60। अब आप इसकी वैल्यू रखो एक्स अपॉन 50 को बोला है उसने, साइन 50 को आप 0.8 रख लो, 8 को ऐसे रखो, साइन 60 किस क्या होती है √3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 का मतलब 1.73, ये देखो यहाँ पे 1.73। अब आप इसको 0 लगा करके यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा दो, एनी प्रॉब्लम? कहोगे सर नो प्रॉब्लम। ये 8 दूनी 16 है, और 16 अट्ठे कितना होता है 108, 128 सॉरी, 16 अट्ठे 128, यानी कि ये बनेगा 1280 और बटे 173। अब 16 अट्ठे 8 6 48, 8 8 4 12 128। भाई कितनी वैल्यू आ रही है देखो, 173 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 17 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 17 सत्ते, और 10 चल नहीं सकती, अगर 10 नहीं चल सकती ये हटा दो, ये हटा दो, दूनी भी नहीं चल रही है, बस आ गया ऑप्शन। एक नज़र मैंने ऑप्शन की तरफ को मार ली थी भाई, तो मुझे पता चला कि भाई दूनी तो चल ही नहीं रहा है, 2 से तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ये ऑप्शन हट गया। 17 सत्ते 170 होता है, 170 कहाँ चली जाएगी, 14 भी नहीं जा पाएगा, मुझे एक ही ऑप्शन मिल गया 17 सत्ते कुछ चलेगा, यानी कि वो जो वैल्यू रहेगी मेरी वो 6 और 10 के बीच में रहेगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे समझ गए होगे, इतने ना समझ बच्चे थोड़ी हो तुम, समझ गए, जो ना समझे उस समझ को हम ना समझ बोले। अगला सवाल देखो, आपसे कहा गया कि एक क्यूब दे रखी है जिसकी एज है 40 सेंटीमीटर की, और इसमें से आपको n नंबर के क्यूब्स काटने हैं जो कि 10 सेंटीमीटर के है प्रत्येक, ये कट गए यहाँ से। तो दो स्टेटमेंट दिए है कि द वैल्यू ऑफ n इज परफेक्ट स्क्वायर और द सम ऑफ डिजिट्स n इज 10। क्या ये सही है क्या? कैसे चेक करोगे? जब भी आप किसी एक चीज से दूसरी चीज को काटते हो तो वहां वॉल्यूम लिया करते हैं भाई, क्या लिया करते हैं? वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? 40 इंटू 40 इंटू 40, और इधर इसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का? 10 इंटू 10 इंटू 10, और नंबर, टोटल नंबर जितने भी क्यूब बनेंगे, तो 3 जीरो से तो बस ये 3 जीरो ही कटी है ना, तो ये कितना हो गया? 4 चौक 16, चौका 64, एन की वैल्यू मेरे पास 64 आई है। अब स्टेटमेंट पढ़ो, क्या एन का मान पूर्ण वर्ग है? कहोगे सर बिल्कुल है, 8 का स्क्वायर है जी ये तो। क्या अंक एन के अंकों का योगफल 10 है? 6 और 4 10 आ रहा है जी, ए और बी दोनों सही है बिल्कुल। समझ पाए क्या सवाल को? बने हुए हो क्या वीडियो में यहाँ तक? बने हो तो कमेंट करना, एक बार वीडियो को लाइक करना ज़रूर। लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब देखो अगला सवाल अलजेब्रा का। इन 15-20 सवालों में ही आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से खुश रह करके पढ़ो, मन को खुश रख करके। भाई देखो मुझे चुटकुले वगैरह तो सुनाने आते नहीं है, उस पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ देखी गई कि ऑनलाइन में ना बच्चों को एंगेज रखने के लिए थोड़ा सा उनसे एंगेजमेंट रखनी पड़ती है, तो आपको खुश रखना पड़ता है, तो जोक्स वगैरह याद करने पड़ेंगे भाई अब तुम लोगों के लिए। अब मैं सोच रहा था कि मैथ्स के फॉर्मूले और मैथ्स के कंसेप्ट ही याद रख लो, उससे पढ़ा दूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को देख तो 4-5 मिनट के लिए निकल लेते हो, ये अच्छी बात थोड़ी है यार। इतनी मेहनत करके 15-20 सवाल बनाए, फिर इतनी मेहनत करके 1 घंटे तक बोल रहा हूँ, और अप्रिसिएशन भी नहीं देते आप लोग, हैं जी? या बड़े बड़े टीचर्स जिनके मिलियनों में सब्सक्राइबर वही अच्छे लगते हैं? क्या कमी है उनमें और हम में? इतनी सी तो कमी है बस, वे शायरी और ये मजाक और ये व्यूज वगैरह के इंस्टाग्राम पर रील बना दिए, लो जी आगे हम कर दिया हमने जो है मीटअप, है गिर लिया हमें गले में गमछा, यही तो करते हैं। मतलब वैसा मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ,
रेस्पेक्ट है सभी के लिए, लेकिन ऐसा ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं भी। तो लाइक कर सकते हो वीडियो को। अभी 625 सब्सक्राइबर्स हो गए, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कोई बच्चा सब्सक्राइब करता है तो वो ऐसे नहीं करता कि चैनल देखा और कर दिया सब्सक्राइब। बहुत सारे तो ऐसे ही बच्चे हैं कि वो देख रहे हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो शायद समझना चाह रहे हैं कि टीचर रेगुलर है या नहीं है, हमें क्वालिटी कंटेंट दे पाएगा नहीं। वो क्या पता सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। और कुछ बच्चों ने कर लिया ऑब्जर्वेशन कि हाँ हमारा ठीक चल जाएगा काम, तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाया करो एक दूसरे को कह करके। जैसे ये वाला सवाल दिया भाई, अलजेब्रा का सवाल है। या तो आप इसमें फॉर्मूला अपना लो, वरना मुझे एक चीज़ दिखी कि अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये 1+3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो बस आप भी यहाँ 1 रख दो। ये 1 1 -28 कितना बनेगा, -27 बनेगा। ऐसे ही सोच पाए थे क्या आप लोग भी? सोचा था आपने ये? इसका आंसर मेरा -27 आ चुका। अगले सवाल पर आते हैं। लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x - 5y + 6 3x - 8y + 11। कह रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पर, तो आपको इस बिंदु की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकालनी है 3α - 4β की। कैसे करोगे? सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख लो 2x - 5y प्लस, छोड़ो -6 लिख लो ऐसे, और ये 3x - 8y = -11 लिख लो जी। किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल बना लो भाई। इसमें आप 3 की गुणा करो, इसमें 2 की गुणा करो, तो ये कितना बन जाएगा, 6x - 15y = -18। इसमें 2 की गुणा करोगे तो 6x - 8 दूनी 16y = -22। माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये खत्म होगा। 16 में से 15 जाएंगे, बस एक ही वाई बचेगा, और 22 में से 18 जाएंगे, 4 बचेंगे। यानी कि बीटा की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है भाई, 4। बीटा की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब इस वाई की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये 4 पंजे 20 बनेगा, 20। 20 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, -14। 14 को इधर लेकर के जाओगे +14, 2 से काट दोगे तो x की वैल्यू 7, वही अल्फा था। यानी कि मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं 7,4। दिख रहा है मेरे सिर के ऊपर 7,4 आ गए। अब आपको यहाँ रख देना है 7 या 21। बीटा की वैल्यू 4 रखोगे 16, 21 में से 16 जाएंगे तो 5 ऑप्शन हमें जस्ट नीचे ही दिख रहा है। क्लियर हो गया? कर लोगे इक्वेशन को। नेक्स्ट सवाल पर आओ। एवरेज का सवाल है। सवाल में बोलता है कि 5 परीक्षणों के समूह का माध्य 100 है यदि प्रत्येक परीक्षण को पहले 3 से गुणा किया जाए और फिर 8 में वृद्धि की जाए। जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि प्रत्येक परीक्षण में ऐसे गुणा कर दी है, जोड़ कर दिया है, तो कुछ नहीं करना, सीधे इसमें 100 की गुणा मारो पहले 300, फिर इस 8 से वृद्धि कर दी तो 8 आप भी कर दो, इस एवरेज में वृद्धि। एवरेज में ही करना है बस, कुछ नहीं। जो प्रत्येक परीक्षण में चेंज हुआ है वो एवरेज में भी चेंज हुआ है। तो 100 की गुणा 3 में प्लस 8, आंसर बनेगा 308। ओके, बढ़े आगे। मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। दो व्यक्ति एम और एन एक टावर के आधार से 150 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर है। डायग्राम बना लो पहले। ये टावर है, इस टावर से दूर दो व्यक्ति है। इस टावर के आधार से एक तो 150 मीटर की दूरी पर और एक 200 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये तो 150 है, ये कंप्लीट 200 है, तो ये कितना होगा, ये 50 मीटर होगा। बोलो हाँ या ना। होगा। आगे कहा गया कि यदि व्यक्ति की आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण एम और एन पूरक है। जब भी ये दो कोण पूरक होते हो, पूरक, जब भी ये दो कोण पूरक होते हो, तो भाई इसका मतलब ये है कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। यानी कि समझ आई बात? कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 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 कंसेप्ट बता देता हूँ, ट्रिक, सीधी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक याद आ गई मुझे। जब भी यहाँ ये दोनों एंगल पूरक हो ना, जैसे मान लो ये एक्स और वाई है, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो और आपको हाइट निकालनी हो, तो याद रखना h = √xy से निकाल दो। ये फॉर्मूला मुझे एकदम से याद आ गया इस पूरक शब्द को देखते ही, आपको भी याद आ जाना चाहिए। √x का मतलब ये है कि ये वाली दूरी, यानी कि √150, और y का मतलब है ये वाली दूरी 200 वाली, 200।
गुणा करेंगे कितना बनेगा जी, ये बन जाएगा जी 15 दूनी 30,000 का रूट। अब 10,000 का रूट निकालोगे 100 और 3 का रूट √3, आंसर बनेगा 100 √3 मीटर। देखो एक फॉर्मूला सीधा आंसर दिख रहा है ना मेरे पीछे इधर, ये 100 √3। क्लियर है? तो याद रख लोगे ये, जब भी पूरक कोण होगे तो h=√xy। प्रैक्टिस सेट में यही तो सीखना है आपको, कंसेप्ट वगैरह से। आगे बढ़ो। एक त्रिभुज जे के एल में एम और एन क्रम से बुझाओ, जे के और जे एल के मध्य बिंदु है। बनाओ जी त्रिभुज, बनाओ भाई ट्रायंगल। और इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं। ये था ना जे के एल, जे के का मध्य बिंदु एम है, जे एल का मध्य बिंदु एन है। यदि के एल 21 है, ये 21 है, तो आपको बताना है एम एन की लंबाई बताओ। तो एम एन की लंबाई इसका हाफ हो जाएगी, 21 का हाफ करोगे 10.5 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा ये। खत्म बात, सिंपल सा कंसेप्ट था। और ये सारे सवाल आपके पेपर के पूछे गए सवाल है, कोई कोई तो इसमें सीजीएल मेंस में भी आया है। ट्रिग्नोमेट्री का करो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 होता है, 1 कोस स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45 कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर 45। और 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 3 में करेंगे तो 6 बनेगा है। कोस स्क्वायर 45 को मैं 1/2 लिखूंगा। ये 3 1/3 का मतलब 0.33। बस ये ऑप्शन, ये भी इजी सवाल था। तो इस प्रैक्टिस सेट में तो सारे इजी सवाल आ गए। में ऐसा लग रहा था बहुत बारी बारी। 3 पाइप दे रखे हैं XYZ। असल में मैथ्स को प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब क्वेश्चंस इजी से ही दिखने लगे हैं। कई बार बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन समझाते वक्त इनमें टाइम लगता है, अदरवाइज अब ये इजी हो गई है चीज़ें। और एक वीडियो दिखाऊंगा मैं अपनी असफलता अपने रिजल्ट का, अपने मॉक टेस्ट के का। आपको उससे विश्वास बढ़ेगा, यकीन होगा कि हाँ हम भी वहाँ तक जा सकते हैं। और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे जाया जा सकता है, कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने लगभग अपनी लाइफ में अभी तक मोर देन 50 एग्ज़ाम क्लियर कर चुका, मोर देन 50। जॉब लेनी, कुछ में जॉब लगी हुई है, कुछ को तो मैंने पकड़ा ही नहीं है ना, कुछ को तो मैंने छोड़ ही दिया, और जो चाहिए थी वो अभी तक मिली नहीं। तो अब जो है पढ़ा रहे हैं बस। ये देखो XYZ 24 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। एलसीएम कितना आ गया, 24 पंजे 120 का आ गया, 30 चौके 40 दिया। एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। सवाल में कहा गया कि पाइप एक्स को सभी समय खुला रखा जाता है, ये एक्स वाला था, सभी समय रखा जाएगा। लेकिन पाइप वाई और जेड को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए। मतलब एक बार तो एक्स के साथ वाई आएगा, एक बार एक्स के साथ जेड आएगा, इस तरीके से पाइप चल रहा है। तो पहले मिनट के लिए उसने 5 और 4 9 यूनिट काम किया है, दोनों ने मिलकर एक्स और वाई ने। दूसरे मिनट के लिए यानी अगले मिनट के लिए 5 और 3 8, यहाँ तो एक्स प्लस वाई काम कर रहे हैं पहले मिनट के लिए। दूसरे मिनट के लिए काम कर रहे हैं एक्स प्लस जेड, कितना काम कर रहे हैं 8। यानी 2 मिनट में काम हो रहा है जी 9 और 8 17 यूनिट का। बोलो बात क्लियर है? 2 मिनट में काम हो रहा है 17 यूनिट का। अब मुझे ये देखना है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने में। अगर 2 मिनट में 17 लीटर टैंक भर रहा है, तो यहां आप इस 17 में ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो ताकि हम 120 के करीब पहुंच जाए। पूरा 120 नहीं पहुंचाना, 120 के करीब पहुंचाना है ऐसे, ये ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है, दोनों दिक्कत किसी का? तो मैं देखूंगा अगर मैं 17 में 7 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 119 बैठता है जी, 119। तो जब मैंने इधर 7 की मल्टीप्लाई की तो इधर भी तो 7 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो यानी कि 14 मिनट में 119 लीटर भर गया है, करीब पहुंच गया ना, पूरे 120 पे नहीं पहुंचा, करीब पहुंच गया। 14 मिनट में 119 लीटर भर रहा है। अब जब 15वें मिनट की बारी आएगी, यानी कि अगले मिनट की बारी आएगी, तो अब काम करेंगे कौन, एक्स और जेड, जो कि कर रहे हैं 9 यूनिट से। 14 मिनट में 119 लीटर भरने का मतलब ये था कि पहला साइकिल ये चला, फिर ये चला, इसका टर्म खत्म हो गया। अब 14 मिनट बाद इस टर्म का नंबर आएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई वाले पाइप का नंबर आएगा, जो कि 9 यूनिट के साथ भर रहे हैं। और भरना है हमें सिर्फ 1 यूनिट। तो कितना समय लेंगे, आप कहोगे सर 1/9 समय लेंगे, 1/9 मिनट, इतना समय लेंगे।
तो 14 मिनट ये ली और 1/9 मिनट ये ली भाई, तो टोटल टाइम हो गया जी 14 सही 1/9 मिनट का। ठीक है, एक ही ऑप्शन मुझे दिख गया था 7 दूनी 14 करते ही। ये ऑप्शन हमारे इस सवाल का सही जवाब है। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सवाल में कहा गया कि आपको मोड बताना है एंड मीडियन बताना है। तो मोड तो वो होता है तो बहुत ज़्यादा बार आता हो। तो ऑप्शन दे रखे 8 9, तो 8 9 को ही चेक कर लो इनमें कौन ज़्यादा बार आ रहा है। देखोगे 1 और 2, 8 2 बार आ रहा है। 9 को देखोगे आप 1 2 3, 9 जो है 3 बार आ रहा है, यानी कि 9 वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये दो ऑप्शन हट गए हमारे। फिर आप देखोगे मध्यिका, मध्यिका होता है बीच वाला नंबर, इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे हम। पहले इसे काउंट कर लो कितने हैं ये। देखोगे 3 3 3 6, 3 9, 3 12 और 1 13। 13 है, 13 + 1 यानी कि 14/2। सातवां जो नंबर होगा वो हमारा मध्यिका होगा। सातवां नंबर ढूंढना है सिस्टमेटिक वे में चलते हुए। तो ये पहला, फिर 2 है क्या और दूसरा नहीं है, 3 है, फिर ये दूसरा नंबर है। 3 3 के बाद 4 है, नहीं है। 5 है, ये तीसरा नंबर है। फिर ये चौथा नंबर है जी, छठा। फिर ये पांचवा नंबर है, 7। फिर ये छठा नंबर है, 8वां। और सातवां नंबर भी फिर 8वां ही आएगा। तो यानी कि 9 और 8 आ गया बस आंसर। ये तो बहुत इजी सवाल था, सभी ने कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल देखो। बताओ जी, मज़ा आ रहा है कि नहीं? और तो नहीं हो गए तुम लोग? 1 घंटे की क्लास रहती है हमारी, पूरा 1 घंटे का प्रॉमिस पूरा करता हूँ मैं। अब चाहे कोई 5 मिनट देखो या पूरा 1 घंटा देखो, इस सवाल को पढ़ो। सवाल में कहा गया, बढ़िया सवाल है अलजेब्रा का। x² -1/x², 5√2 दे रखा है और आपसे पूछा है x² -1/x4। x4 -1/x4 पूछा है। जब बीच में माइनस होता है ना और पावर सम हो, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x² - x² और x² + 1/x²। बोलो हाँ या ना। ओके सर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते। अब ये x² -1/x² की वैल्यू तो दे रखी है 5√2, लेकिन इसको कैसे निकालूंगा मैं x² + 1/x² को? तो ध्यान देना, x² + 1/x² को निकाल रहा हूँ ना मैं, तो इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर +4 करना है, इसका स्क्वायर +4 करना है। इसका स्क्वायर करो, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, +4 करोगे तो 54 आएगा जी, √54। ओके भाई, समझ गए ना? √54 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? तो इधर √3 दिख रहा है। तो 8 सत्ते 56 होता है, लेकिन 8 का कोई रूट नहीं होता। 8 वो तो 7 होता है ना। 13 चौके 52 होता है। 9 छिक्की 54 होता है। 9 छिक्की 54 मतलब 3√6 लिख दूँ मैं क्या? तो भाई इंटू लगाओ और यहाँ लिख दो 3√6। देखो 5 तिया 15, ये तो 15 हो गया जी 15। इस √6 को भी मैं √2 × √3 लिख सकता हूँ। तो √2 करूंगा तो 2, 2 की गुणा 15 में करोगे 30। आंसर आ गया जी मेरा 30√3। ये रहा ये ऑप्शन। दे क्लियर है? तो बड़ी मजा आ गया। ये वाला सवाल देखो। एक बल्लेबाज 7 पारियों में बनाए गए औसत रन 15 है। अच्छा जी। अगली पारी के बाद उसके द्वारा बनाए गए औसत रनों में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 18 बन जाते हैं। ज्ञात कीजिए 8वीं पारी में उसमें कितने रन बनाता है, बताओ। बताओ भाई। 8 और 5 13, 18 हो गया ना उसके अगली में। 18 × 8, टन 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 टन। हाँ, 8 तिया 24, बस हो गया काम। देखो ध्यान से, 7 पारियों में बनाए गए औसत रन 15 है। 15 जब अगली पारी आई होगी तो अगली पारी में 8 पारी खेल चुका होगा, यानी कि वो अगली पारी 8वीं पारी होगी। और इस 8वीं पारी में 3 की वृद्धि हो गई औसत में। तो 8वीं पारी में औसत रन में 3 की वृद्धि हुई, यानी कि हर एक पारी में 3 3 की वृद्धि हो गई होगी। तो टोटल कितने बने, इनकी गुणा कर दो। 8 तिया 24 रन की वृद्धि हुई। पहले औसत 15 था, अब 24 हो गया है। दोनों को ऐड कर दो, 5 और 4 9, 2 और 1 3। तो 8वीं पारी में उसने जो टोटल रन बनाए वो 39 बनाए। सबसे आसान सबसे सिंपल मेथड यही है इसका।
ठीक है, आज मैं सुबह से 4 गिलास ले चुका हूँ, अब मुझे भी नींद आने लगी है। थोड़े ही बचे हैं, 2-3 सवाल बचे हैं, कर लेते हैं कंप्लीट। ध्यान से देखो भाई, सवाल में बोला गया एक्स और वाई के तीसरे अनुपात की बात करते हैं। जब हम तीसरे अनुपात की बात करते हैं एक्स और वाई की, तो बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होगा। और इसका मध्यानुपात, इनका मध्यानुपात तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट होगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अनुपात एक्स वाई बचेगा सिर्फ। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर वाई होगा। वाई से हम वाई की एक पावर काट सकते हैं, अनुपात आएगा वाई एक्स स्क्वायर का। ये देखो बी ऑप्शन। जिसका मैथ्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा उसको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है? 462। इसका आयतन बताना है, इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है, इसमें रख देनी है, गुणा भाग करना। मुझे बताना आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। प्रैक्टिस का मतलब कुछ तो प्रैक्टिस करो आप लोग भी। बहुत बढ़िया, हिंट मैंने दे दिया। अगला सवाल देखो। साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर कितने वर्षों और महीनों में 3600 रुपये की धनराशि 8775 रुपये हो जाएगी? अच्छा, अगर 3600 रुपये की धनराशि को मुझे 8775 करने, तो ब्याज कितना मिला होगा यहाँ से? अब इसे माइनस करोगे, 5 7 7 में 6 गया 1, 8 में 3 गया 5, यानी कि 5175 रुपये का ब्याज मिला होगा जी। और अगर मैं इसमें सिंपल फॉर्मूला ही लगाऊं कि ये 7175 है, हालांकि डायरेक्ट भी हो सकता है, तो पीआरटी होता है, यानी कि मूलधन पीआरटी 3600। आर है मेरे पास 15% की, चलो पे ऐसे लिख देता हूँ। और समय पूछा इसने टी, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से कट जाएगा ये, 5 से तो कट ही रहा है, 3 से भी देख ले, 17 5 12 1 13 और 5 18 कट जाएगा 15। 15 × 45, 15 × 45 6 बचेंगे, 15 चौका 60, 7 बचेंगे, 15 5 75। ठीक है जी। अब आपको 345 को 36 से भाग देना है, तो कितनी चल जाएगी मारनी? 9 × 27, 9 चल रही है ना पूरी, 9 चल रही है, 9 चल रही है, तो ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, बस महीने तक जाने की जरूरत नहीं मुझे। 9 वर्ष 7 महीने। कई बार हमें सवाल को ऐसे भी चेक करना होता है कि हम कैलकुलेशन पे अंदाज़ा लगाए, पूरे सवाल को सोल्व ना करके। और इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने मॉक टेस्ट भी करते रहा करो टाइम टू टाइम, कम से कम 2 एप्लीकेशन आ जाएगी हमारी बन के, उसमें फिर हम मॉक टेस्ट भी दिया करेंगे। और ये आखिरी सवाल है हमारी क्लास का। डेली क्विज भी डाला करूँगा मैं उसमें, क्लास भी लिया करूँगा, डेली क्विज भी डाला करूँगा। अगला सवाल देखो। सुनील ने एक बर्तन में 500 मिलीलीटर दूध लिया, फिर वह 35 मिलीलीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब 500 में से उसने 35 मिलीलीटर दूध निकाला और उसकी जगह पे पानी मिला दिया। अगर 500 मिलीलीटर दूध था पहले, 35 उसने निकाल लिया, तो कितना बच गया होगा? आप कहोगे सर ये बच गया होगा 465। ठीक है, 465 बच गया होगा जी। फिर उसने कहा कि फिर से उसने मिश्रण में से 35 मिलीलीटर दूध निकाल के फिर से पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, तो मैं कहूँगा फिर 465 बच गया होगा जी 500 में से। ये है आपका दूध और ये है आपका टोटल जो मिश्रण था। अब इसमें पानी भी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो पहले 5 से काट लो, 5 नम 45, 5 तिया 15, और ये 100 बार आ जाएगा। ये भी 5 नम 45, 5 तिया 15, ये भी 100 बार आ जाएगा। यहाँ 93 की 93 में गुणा करोगे, 93 का स्क्वायर करोगे, 3 तिया 27, 27 दूनी 54, 4 5 बचेंगे, 9 एकदम 81, और नीचे 100 का करोगे तो 10,000। सवाल में क्या पूछ, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ 10,000 भी दे रखा है और ये 86 भी दे रखा है। कुछ बच्चे इसको देख के इसी को टिक करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल में पता है क्या दिया है? सवाल में कहा इसके बाद बर्तन में पानी और दूध का अनुपात। ये दूध है, ये टोटल है, टोटल में से दूध हटा दोगे तो पानी बचेगा,
और कितना पानी बच जाएगा, पहले पानी का रेशो लिखना है और उसके बाद दूध का रेशो निकलना है। तो 10,000 में से 86 इंचेस घटाओगे 1351 बचेंगे। ये पानी हो गया, ये दूध हो गया, मेरा सही ऑप्शन बी हो। तो ये थे भाई आपका 11वां प्रैक्टिस सेट, आखिरी सवाल था इस प्रैक्टिस सेट का। ये कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट, मज़ा आया कि नहीं, कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली है या नहीं मिली? और भाई कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक चैनल को तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया करो। तो मैंने होमवर्क दिया उसका जवाब ज़रूर बताना, थोड़ी बहुत तो हिम्मत दिया करो भाई, कंटेंट भी बनाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करोगे, वीडियो पसंद आई हो। बाद क्लास में कल सैटरडे है, सैटरडे वाले दिन मैं क्लास कम ही लेता हूँ, संडे वाले दिन सिर्फ मॉक टेस्ट देता हूँ। मैं संडे वाले दिन तो क्लास आएगी नहीं आएगी, लेकिन कल एनडीए वालों के लिए क्लास आ जाएगी और एक लाइव क्लास में एचसीएफ एलसीएम की भी ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्लास नहीं आएगी कल, और संडे में सिर्फ मॉक टेस्ट वाली क्लास आएगी और कोई क्लास नहीं आएगी। अब क्लास आएगी सीधा मंडे में। ठीक है जी।